हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसको मैंने बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 से लिया है और साथ ही साथ ये एमएससी स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है। तो दोनों क्लास के लिए ये उपयोगी टॉपिक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की क्रिया विधि। तो यहाँ पर जब हम डाइजेशन की क्रिया विधि लेते हैं उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर नरिशमेंट फॉर देयर लाइफ। सभी एनिमल्स को कुछ न कुछ न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। द एनिमल टेक फूड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो न्यूट्रिशन के द्वारा, पोषण के द्वारा एनर्जी जो मिलती है वो फूड के द्वारा मिलती है। तो सभी एनिमल जो है फूड को ग्रहण करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स obtain such material which are essential for life and which supply energy for metabolic activity, growth and tissue repairs। तो ये जो न्यूट्रिशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो लाइफ के लिए एसेंशियल मटेरियल एनर्जी प्राप्त करते हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ग्रोथ करने में और टिश्यू के रिपेयर में, सेल के रिपेयर में उपयोग किए जाते हैं। इसलिए न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ले रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये 3 प्रकार के होते हैं: कीमोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक वो होते हैं जो रासायनिक पदार्थ द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि जो एनर्जी, न्यूट्रिशन एनर्जी जो है वो उनको कहाँ से मिलती है? जो अर्थ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट्स, हाइड्रोजन सल्फेट, इसको फिक्सिंग करके ये अपना भोजन बनाते हैं। इसको कहा जाता है कीमोट्रॉप्स, जो कि अपना भोजन इस प्रकार से केमिकल, रासायनिक पदार्थ के द्वारा बनाते हैं, जो कि जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रिक बैक्टीरिया है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो ऐसे लिविंग सजीव होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक पदार्थ के द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। जैसे प्लांट है, ये अपना भोजन बनाते हैं। कुछ एनिमल है जैसे यूग्लिना और वॉलवॉक्स, उसमें ये पाया जाता है क्लोरोफिल, उसके द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और तीसरा आता है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते, स्वयं नहीं बना पाते, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे प्लांट है और दूसरे एनिमल्स पर आश्रित रहते हैं, उनको हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। और ये 3 भागों में डिवाइड है: होलोजोइक, स्पैरोजोइक, पैरासिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है, वो न्यूट्रिशन है इस केस में जो फूड है वो क्या किया जाता है? सॉलिड सब्सटेंस के रूप में माउथ में ग्रहण किया जाता है, और ये अधिकांश एनिमल में पाया जाता है। स्पैरोफिटिक न्यूट्रिशन वो है जो डेड ऑर्गेनिजम्स को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसको स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो है जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरों के ऊपर होस्ट बनकर उसके ऊपर आश्रित रहते हैं, उसको कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट जो है डिफरेंट टाइप की पाई जाती है एनिमल्स में। वो कौन कौन सी पाई जाती है ये हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। देखिए, हर्बीवोरस
जैसे एग्जाम्पल है रैबिट, कैटल्स। ऐसे एनिमल्स हैं जो कि केवल प्लांट को अपना भोजन बनाते हैं, शाकाहारी जंतु। दूसरे कार्निवोरस, लायन, फ्रॉग, ये जो है मांसाहारी जंतु हैं जो दूसरे एनिमल्स के मांस को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस, स्पैनी आंट ईटर, जो इंसेक्ट को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, इंसेक्ट खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। फ्रूजीवोरस, पैरट एंड मंकी, जो सिर्फ फल खाकर अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। ये फीडिंग हैबिट्स है इनकी। ग्रेनिवोरस, जैसे पिजन है, ये ग्रेन्स खाकर अपना फीडिंग हैबिट पूरी करते हैं। पीसीवोरस, बर्ड लाइक पेलिकन्स जो होते हैं, ये फिशेस को अपना भोजन बनाते हैं, इसको पीसीवोरस कहा जाता है। लार्विवोरस, फिश लाइक गैम्बूसिया, ये लार्वा खाने वाले फिश होते हैं, गैम्बूसिया, जो कि अपन यूज़ भी करते हैं मलेरिया प्रोटेक्शन के लिए। तो ये है लार्विवोरस, लार्वा खाने वाले। कैप्रोफेगस, जैसे पिग है, ये दूसरे के मल को खाकर अपना फीडिंग हैबिट बताते हैं, तो उनको कहा जाता है कैप्रोफेगस। ओमनीवोरस, मैन है जो सर्वाहारी, जिसको हिंदी में कहा जाता है, ये सभी प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। सॉइलीवोरस, जैसे अर्थवर्म है, सॉइल खाने वाले, मिट्टी खाने वाले। संग्यूवोरस, जैसे मॉस्किटो है, लीच है, ये दूसरे के जो ब्लड को सक करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर है एगिवोरस, जैसे स्नैक्स हैं जो एग खाकर अपना जो फीडिंग हैबिट्स है वो दिखाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फीडिंग हैबिट्स हमने यहाँ लिया है। न्यूट्रिशन को स्टडी किया, फीडिंग हैबिट्स को स्टडी किया। अब आते हैं अपन मेन अपने पार्ट में, डाइजेशन, जिसकी फिजियोलॉजी अपने को लेना है। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले 3 लाइन की ये डेफिनेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी के आधार पर पूरा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस into chemical compounds small enough to be absorbed and used by the cell। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया डाइजेस्ट इसका डेफिनेशन है ये, कि फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करना किसके द्वारा, बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस के द्वारा। किसमें, केमिकल कंपाउंड में। और कितने छोटे टुकड़ों में, स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब्ड, सोख सके कौन, सेल, और क्या कर सके, यूज कर सके। तो खाद्य पदार्थ का बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस द्वारा केमिकल कंपाउंड में टूटना और इतने छोटे टुकड़ों में टूटना कि सेल उसको सोख कर उपयोग कर सके, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। तो चलिए आगे लेते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहाँ पर हमने 2 डायग्राम लगाया है। एक रैबिट की डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मैमल्स है, और ये मैन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। दोनों को हमको समझना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर आप स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो पाचन क्रिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो फंक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का वो हमको समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम दोनों को मिक्स करके प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मैमल्स में भी डाइजेशन हमको देना है और मैन में भी डाइजेशन भी देना है। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं स्ट्रक्चर। दोनों डायग्राम में आप कंसंट्रेट करेंगे। तो माउथ के नीचे फेरिंग्स पाया जाता है। ये यहाँ पर रैबिट का माउथ है, ये ह्यूमन का माउथ है। माउथ के नीचे फेरिंग्स पाई जाती है, फेरिंग्स के नीचे ईसोफेगस होती है। ये माउथ है, माउथ जो है कैविटी में ओपन हो रही है, टंग के पास में जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, बकल कैविटी है, और ये जो है फेरिंग्स में खुलती है यहाँ पर, और ये नीचे की ओर ओपन हो रही है, काहे में, ईसोफेगस में। और ईसोफेगस के नीचे स्टमक होता है, ये स्टमक होता है। और स्टमक के 3 भाग होते हैं, कार्डिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक और फंडिक स्टमक। ये रैबिट वाले डायग्राम में आप देखिए, कार्डिक पार्ट है,
फंडिक पार्ट है और पाइलोरिक पार्ट है। मैन में भी होता है। और स्टमक के दोनों एंड पर वाल्व जैसी रचना होती है। जो कार्डिक पार्ट होता है उसमें कार्डिक स्प्लिंक्टर होते हैं। पाइलोरिक पार्ट वाले भाग में पाइलोरिक स्प्लिंक्टर होते हैं। तो वाल्व जैसी रचना होती है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन प्रारंभ होती है। इसके 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, जोजेनम और इलियम। तो यहाँ से जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन प्रारंभ होती है, जिस 3 भाग है, डियोडिनम, जोजेनम और इलियम, ये 3 भाग मिलकर बनाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जो इलियम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो भाग है इलियम, ये क्वाइल्ड होकर काफ़ी कुंडलित होता है। क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है। अगर इसको एक लंबी इंटेस्टाइन को पूरी खोल दे तो लगभग 4 किलोमीटर ये पहुंच जाएगी लंबी। तो ये जो क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्वाइल्ड होकर आगे कहाँ खुल रही है, ये जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। और इसमें पाया जाता है सीकम। एक जो भाग होता है वो कहलाता है सीकम। और सीकम जो है ह्यूमन के केस में छोटा होता है। ये जो सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, लेकिन ह्यूमन के केस में छोटा होता है। जबकि आप देखेंगे राइट साइड वाले डायग्राम में, देखिए ये जो है सीकम रैबिट के केस में काफ़ी बड़ा होता है और ये सेलुलोज के पाचन में मदद करता है। और रैबिट में सेलुलोज ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये इसके पाचन के लिए ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और इसके नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसको कहा जाता है अपेंडिक्स, जो कि मनुष्य के केस में, ह्यूमन के केस में वेस्टिजियल होता है, मगर रैबिट के केस में ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये जो है एंटीबॉडी बनाती है एवं एंटीटॉक्सिन भी बनाती है। और दूसरा भाग जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो बड़ा होता है, जिसको हम कोलन कहते हैं। और ये ऊपर की ओर ऐसा चढ़ता है। इसके 3 भाग होते हैं। ये जो कोलन है, कोलन के 3 भाग पाए जाते हैं। ऊपर जो ऐसा चढ़ता है उसको कहा जाता है एसेंडिंग कोलन। और फिर यह राइट से लेफ्ट में जाता है, उसको कहा जाता है, ये इस तरफ वाले भाग को, ट्रांसवर्स कोलन। और फिर यह नीचे जाता है, नीचे की ओर जाता है, उसको कहा जाता है डिसेंडिंग कोलन। और एस आकार के स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहा जाता है सिग्मॉइड कोलन। और ये सिग्मॉइड कोलन रेक्टम में खुलता है। और रेक्टम जो है, ये रेक्टम में खुलता है। और रेक्टम जो है एनस के द्वारा बाहर खुलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये है एलिमेंट्री कैनाल की संरचना। तो आगे जब अपन डाइजेशन देखेंगे, इसी डायग्राम के आधार पर देखेंगे, तो शरीर के वे सभी अंग जो फूड को ग्रहण करके उसे पचाकर घुलनशील बनाने तथा बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, उसे कहा जाता है डाइजेस्टिव ऑर्गन। कंबाइंड रूप से इन सभी को डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। और ये सभी अंग एक रूप से, एक ट्यूब के रूप में समान रूप से लगे रहते हैं, उसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ से एक पूरे ट्यूब में समान रूप से लगे हुए हैं। देखिए रैबिट में भी और ह्यूमन में भी। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो फूड का जो डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन होता है, जिस ऑर्गन में पाचक रस निकलते हैं, उसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है। जैसे लीवर है, पैनक्रियाज है, ये गॉल ब्लैडर्स हैं। इसके बिना पाचन पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए एलिमेंट्री कैनाल को भी पढ़ना जरूरी है और उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी पढ़ना जरूरी है। इस प्रकार एलिमेंट्री कैनाल व उससे संबंधित डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का
निर्माण करते हैं। ये रैबिट का हुआ और ये जो हुआ मैन का हुआ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अभी मात्र स्ट्रक्चर देखा है एलिमेंट्री कैनाल का। अब इसको हम क्लियर करते हैं। अब इसके बाद लेंगे डाइजेशन, पाचन की क्रिया विधि। फूड जो है, फूड का पाचन जो है रासायनिक प्रोसेस द्वारा सरल पदार्थों के रूप में बायोलॉजिकल हाइड्रोलिसिस द्वारा होता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में समझा है। डाइजेशन की प्रक्रिया फिजिकल और केमिकल दो क्रियाओं में पूरी होती है, दो प्रोसेस में पूरी होती है। तो जो फिजिकल प्रोसेस है वो क्या है? भोजन को चबाना, ग्राइंड करना, दांतों के द्वारा तोड़ना और उसको मंथन करके एलिमेंट्री कैनाल में खिसकाना। यहाँ से भोजन को टुकड़ों में तोड़ना और ग्राइंड करके सलाइवा मिक्स करके एलिमेंट्री कैनाल में पहुँचा देना फिजिकल प्रोसेस कहलाती है। और केमिकल प्रोसेस क्या है? जो भोजन कॉम्प्लेक्स केमिकल कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एंजाइम्स की क्रिया द्वारा हाइड्रोलिसिस से सरल रासायनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको कहा जाता है केमिकल प्रोसेस। ये कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। तो इस प्रकार ये फिजिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है। अब टाइप्स ऑफ, यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो होता है, इसके तहत जो ये होता है कि सेल जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एंजाइम का स्रावण करके कोशिका के बाहर ही भोजन का डाइजेशन कर देते हैं, उसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जैसे इनवर्टिब्रेट्स एवं वर्टिब्रेट्स में, एनिमल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है, जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भोजन का पाचन हो रहा है। तो यहाँ पर जो भोजन का पाचन करने वाले हाइड्रोलाइसिस एंजाइम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। इस प्रकार भोजन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन तथा एब्जॉर्प्शन की क्रिया आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल से संलग्न होती है। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है? जैसे अमीबा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डायरेक्ट फूड पार्टिकल को डायरेक्ट अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और जो है फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं और इनका पाचन जो होता है साइटोप्लाज्म में ही होता है, इसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर। और जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें आहार नाल में जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में उपस्थित माइक्रोविलाई के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज के द्वारा फूड जो है केमिकल कंपाउंड में टूट कर जब सेल के पास जाता है और सेल उसको एब्जॉर्ब करके एनर्जी के रूप में यूज़ करता है, तो उसको कहा जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स। अब जो मुख्य इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं डाइजेशन इन माउथ कैविटी। माउथ कैविटी कौन सी है? ये माउथ कैविटी, जिसमें कि माउथ है, टंग्स है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, बकल कैविटी, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? माउथ कैविटी बनाते हैं। माउथ कैविटी में भोजन दांतों से टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, जीभ के द्वारा उसको सलाइवा मिक्स कर दिया जाता है, जिससे भोजन सलाइवा में मिक्स होकर लसदार एक बॉल के रूप में स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे बोलस कहते हैं। और माउथ कैविटी में फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन दोनों होता है। जब अपन उसको टुकड़ों में तोड़ते हैं तो फिजिकल डाइजेशन, और जब उसके ऊपर सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो केमिकल डाइजेशन कहलाता है। ह्यूमन में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। एक सबसे बड़ी होती है जो होती है पैराटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, और दूसरी होती है सबमैक्सिलरी जो दोनों जबड़ों के बीच में पाई जाती है, और तीसरी होती है सबलिंगुअल जो कि जीभ के नीचे में पाई जाती है।
लेकिन जब मैमल्स का केस हम लेते हैं, रैबिट्स का केस लेते हैं, तो यहाँ पर एक और सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जिसे जाइगोमेटिक कहते हैं। ये हर्बीवोरस एनिमल्स में पाई जाती है। तो जो सलाइवा है इसके द्वारा माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स से जो सलाइवा सिक्रीट होता है उसमें मुख्य रूप से एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। इसका पीएच होता है 7 और ये भोजन जो होता है स्टार्च के ऊपर रिएक्ट करता है और ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदल देता है। तो यहाँ पर दोनों क्रिया हो रही है, फिजिकल और केमिकल। टुकड़ों में टूटा भोजन दांत के द्वारा फिजिकल, और ये टाइलिन यूज़ हो गया तो केमिकल रिएक्शन भी हुआ। तो यहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन आंशिक होता है, शेष जो पाचन होता है इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए भोजन को काफ़ी अच्छी तरीके से माउथ कैविटी में चबाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जितने दांत दिए हैं ऊपर वाले ने 32, तो 32 बार चबाना चाहिए ताकि सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए भोजन में, और वो जो है शुरुआत का जो केमिकल डाइजेशन है वो प्रारंभ हो जाना चाहिए। अब इसके बाद जो है भोजन जो है कहाँ पहुँचता है, बकल कैविटी से स्टमक में आता है। यह जो बोलस बना हुआ भोजन है जीभ द्वारा माउथ कैविटी से फेरिंग्स में ढकेल दिया जाता है और सॉफ्ट प्लेट ऊपर उठकर नेजल पैसेज को बंद कर देता है, जिसके द्वारा फेरेंजियल कैविटी चौड़ी हो जाती है और बोलस जो है सरक कर फेरिंग्स से ईसोफेगस में चला जाता है। अब ये सलाइवा युक्त भोजन कहाँ पहुँच गया, ईसोफेगस में पहुँच गया। और ईसोफेगस में यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर पैरालिस्टिक मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट होती है, जिससे ये भोजन घूमता हुआ स्टमक में पहुँच जाता है। अब कहाँ पहुँच गया ये भोजन, स्टमक में पहुँच गया। अब यहाँ लेते हैं डाइजेशन इन स्टमक। बोलस जो है स्टमक में जैसे ही आता है, पाइलोरिक पार्ट की ग्रंथियाँ गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, जिससे कि स्टमक के फंडिक भाग से गैस्ट्रिक जूस निकलने लगता है। स्टमक के 3 भाग क्रमशः कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक, तीनों पार्ट स्टमक के कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक जो है, इनमें जो फंडिक जो पार्ट होता है वो ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस तथा कार्डिक जो एवं पाइलोरिक भाग ग्लैंड्स की अधिक मात्रा म्यूसिन सिक्रीट करती हैं। गैस्ट्रिक जो जूस जो होता है उसमें HCl एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और ये चूँकि स्टमक का इम्पोर्टेंट प्रोटीन डाइजेशन होता है, इसलिए स्टमक की जो भित्तियाँ होती है वो प्रोटीन से बनी होती है। इसमें सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ऑब्लिक मसल्स पाए जाते हैं, और इनकी सुरक्षा के लिए कार्डिक तथा पाइलोरिक भाग से निकलने वाला म्यूसिन एक लेयर बनाता है, कॉम्पैक्ट लेयर बनाता है स्टमक में, जिससे कि स्टमक की जो भित्ति है वो HCl एसिड से एंजाइम क्रिया नहीं कर पाता, तो वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता, फूड को ही वो पाचन करता है। यदि ये जो म्यूसिन है अगर ख़त्म हो जाता है तब हमारा जो HCl है वो हमारे स्टमक को ही जलाता है, जिसको कहा जाता है गैस्ट्रिक अल्सर। तो इस प्रकार जो है म्यूसिन जो है अमाशय स्टमक की जो वॉल है उसको रक्षा करता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स और पाया जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, वो गैस्ट्रिक जूस में लगभग 90% वाटर, HCl अम्ल, पेप्सिन, रेनिन ये पाए जाते हैं, म्यूसिन भी पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पर कुछ फंक्शन लेंगे। भोजन के साथ आए हुए अमाशय में जो बैक्टीरिया आते हैं उसको ये नष्ट कर देता है HCl। स्टमक में एकत्रित भोजन को सड़ने से रोकता है। भोजन को जो है हार्ड भाग को घोलना प्रारंभ कर देता है, और पाइलोरिक वाल्व में के बंद होने एवं खुलने की नियंत्रण करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इम्पॉर्टेंट कार्य भी करता है। साथ में पेप्सिन एंजाइम भी निकलता है। पेप्सिन एंजाइम भी इम्पॉर्टेंट है भोजन के पाचन के लिए। इसके अलावा रेनिन एंजाइम्स भी गैस्ट्रिक जूस से निकलता है।
रेनिन एंजाइम का मुख्य कार्य होता है मिल्क में घुलनशील प्रोटीन कैसीन को ठोस एवं अघुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलकर दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि इसके प्रोटीन पर पैक्सिन एंजाइम क्रिया कर सकते हैं। इसके अलावा जठर जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये भी सिक्रीट होता है, और गैस्ट्रिक म्यूसिन एंजाइम्स जो है स्टमक की जो वॉल है उसको प्रोटेक्टिव आवरण प्रदान करते हैं, भोजन को चिकना बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। अब ये जो है स्टमक में भोजन का फिजिकल परिवर्तन भी होता है। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है वो डाइजेशन की क्रिया को पैरालिस्टिक मूवमेंट जिसको क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, इसके कारण भोजन को एक गाढ़ी लुगदी के रूप में चेंज कर देता है। अब इस लुगदी को हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। कहाँ पर अभी क्रिया करा रहे हैं हम अपन? स्टमक में ही अभी भोजन की पाचन हो रहा है। अमाशय में जो क्रमाकुंचन गति के कारण, स्टमक में जो पैरालिस्टिक मूवमेंट के कारण कार्डिक वाल्व और पायलोरिक वाल्व बंद रहते हैं। काइम बनने के बाद धीरे धीरे पायलोरिक एपर्चर से, पायलोरिक एपर्चर किधर होगा? जिस तरफ डियोडिनम पाया जाएगा, ये वाला पार्ट मैमल्स के केस में आप देखें, खुलने से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ डियोडिनम में पहुंचने लगता है भोजन काइम वाला। और यह जो क्रिया होती है, अब कहाँ पहुंच रहा है भोजन? डियोडिनम में। तो अब हम भोजन का जो डाइजेशन लेंगे वो लेंगे कहाँ? डियोडिनम में, जो कि यू आकार की होती है। जो गैस्ट्रिक जूस है ये काइम जैसे ही डियोडिनम में पहुंचता है, गैस्ट्रिक जूस से मिला हुआ काइम डियोडिनम में आता है, उसमें जो पाए जाते हैं HCl, इसकी भित्ति को स्टिमुलेट करता है, जिसके फलस्वरूप डियोडिनम में निम्न प्रकार के बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जैसे हेपेटोक्रेनिन, पेनक्योजामाइन, सिक्रेटिन। जैसे पेनक्रियाजामाइन पेनक्रिएटिक जूस को स्रावित करने के लिए पेनक्रियास को उत्तेजित कर देता है। हिपेटोक्रेनिन जो है लीवर को बाइल जूस सिक्रित करने के लिए उत्तेजित कर देता है। सिक्रेटिन जो है पेनक्रियास को पेनक्रिएटिक जो जूस है उसके लिए उत्तेजित कर रहा है। कॉलिसिस्टिक काइनिन जो है गॉल ब्लैडर को बाइल जूस सिक्रिट करने के लिए उत्तेजित करता है। एंटेरोकाइनिन जो है इंटेस्टाइन की भित्ति को इंटेस्टाइनल जूस निकालने के लिए उत्तेजित करता है। एंटेरोगेस्ट्रॉन स्टमक में पहुंचकर गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्राव को रोकता है। तो इस प्रकार इतने प्रकार के हार्मोन्स डियोडिनम में निकलते हैं। तो डियोडिनम में हार्मोन्स के स्रावित होने पर इसमें बाइल जूस तथा पैनक्रिएटिक जूस आकर भोजन का पाचन करते हैं। अब ये डियोडिनम में बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस, यहाँ से बाइल जूस, यहाँ से पैनक्रिएटिक जूस, लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियास से पैनक्रिएटिक जूस आकर भोजन का डाइजेशन प्रारंभ कर देते हैं। और भोजन का अधिकांश भाग जो होता है डियोडिनम में ही डाइजेस्ट हो जाता है, जिसमें कि बाइल जूस पाया जाता है। बाइल जूस भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है? ये क्या करता है? बाइल जूस जो है बाइल पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन तथा बाइलिवर्डिन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। और इसके अलावा बाइल जूस जो होता है पैनक्रिएटिक जूस स्टेपिन्स एंजाइम्स को सक्रिय बनाता है। फैट में घुले हुए विटामिन्स A, D, E और K के अवशोषण में सहायक होता है। बाइल जो जूस होता है, जो बाइल साल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट स्टमक से आए हुए काइम, एसिडिक काइम को एल्कलाइन बना देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बाइल जूस के। पैनक्रिएटिक जूस क्या कर रहे हैं? ये जो पैनक्रिएटिक जूस है वाटर के समान होता है, पतला होता है, कलरलेस होता है, और इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेप्सिन, लाइपेज इस प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं।
एमाइलैप्सिन जो है माल्टोस को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है ये डिओडिनम में पाचन की क्रिया इन एंजाइम्स के द्वारा होती है। अब फिजिकल चेंज इन फूड ऑफ डिओडिनम, यहाँ पर जो डिओडिनम में पहुँचने पर जो बाइल जूस पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा अधिकतम पाचन हो जाता है तथा यह भोजन अधिक पिस जाता है। इस अवस्था में भोजन को काइल कहते हैं। इंटेस्टाइन की वॉल में उत्पन्न पैरालिस्टिक मूवमेंट के द्वारा यह काइल धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम में पहुंचता है। अब ये कहाँ पहुंच रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम में ये पहुंचता है। जैसे अब डाइजेशन अब इलियम में लेते हैं, डिओडिनम में पहुँचे हुए काइल में उपस्थित जो शेष पदार्थ का पाचन इलियम में इंटेस्टाइनल जूस द्वारा होता है। इलियम के म्यूकोसा स्तर में ब्रूनर ग्लैंड्स तथा लिवर हुकन की दरारें होती हैं। ये क्षारी रस स्रावित करती है, एल्कलाइन जूस सिक्रेट करती है, जिसे इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे एंटेरोकाइनेज, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेज। ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो है इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं, जो डाइजेशन में मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इलियम में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। जो डाइजेशन पूर्ण होने के पश्चात पचे हुए भोजन जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल का अवशोषण इंटेस्टाइन के माइक्रोविलाई की जो महीन जो एकदम बारीक रुधिर ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके द्वारा पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है और जो पूरे सेल में पहुंचाए जाते हैं। यह क्रिया एब्जॉर्प्शन कहलाती है। सेल द्वारा पचे हुए पोषक पदार्थ प्रोटोप्लाज्म निर्माण ऊर्जा उत्पादन में जो आवश्यक होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए का फॉर्मेशन, अन्य डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में उपयोग में लाया जाता है। यह क्रिया जो है एसिमिलेशन कहलाती है। तो इस प्रकार जो भोजन है ये कहाँ पहुँच गया? इलियम में पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा आता हुआ रेक्टम में आता है। जो अनपचा जो भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन से इलियोकोलिक वाल्व के द्वारा बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं और यहाँ जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन होता है और अत्यधिक ये विघटित हो जाते हैं और रेक्टम में पहुंच जाते हैं और समय समय पर ये एनस के द्वारा बाहर की ओर डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ज़्यादा मात्रा में जब सेलुलोज आता है तो ये रैबिट जो है बड़े सीकम के द्वारा उसको पचा लेता है। इस प्रकार जो है डाइजेशन की क्रिया पूर्ण होती है। तो ये था आज का हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आशा है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।